ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो वल्लभनगर और धरियावद ये दोनों सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान इस समय चल रहा है। अब ये दोनों सीटें या एक एक सीटें किसके खाते में जाती हैं और कौन जो है वो इन दोनों सीटों का बड़ा रणनीतिकार बनकर उभर कर सामने आता है, इसी पर चर्चा इस समय स्टूडियो में चल रही है। हमारे साथ तीन मेहमान लगातार बने हुए। राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस से, मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुकेश पारिक जी हमारे बीच में इस समय बैठे हुए हैं। मुकेश जी, चूंकि आपने कहा कि वर्तमान सरकार है और सरकार जो है वो अपने सिस्टम या मशीनरी का जो है वो दुरुपयोग करती है, आपने चर्चा के दौरान कहा। लेकिन आप जिस भी पार्टी की सरकार हुई है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, ये सरकार पर आरोप लगाना सामान्य सी बात है। आपके समय में भी जब उपचुनाव हुए थे तब ये हुआ था, या फिर अब ये कांग्रेस के समय पर ही जो है वो होगा? क्योंकि जिस भी पार्टी की सरकार होगी, विपक्ष ये कहेगा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब आपकी थी, आप पर भी आरोप लगे थे। देखिए, मैं आपको एक बात स्मरण करवाना चाहता हूँ जी। आप इसको अगर कॉमन उसमें ले रहे हैं जी। तो फर्क है हमारे आरोप में और कांग्रेस में। आपने देखा होगा पिछले वर्षों में अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई थी ईवीएम मशीन के खिलाफ। जी। जब ये हार रहे थे लगातार, जब ये लगातार हार रहे थे तो हारते हारते इन्होंने और कुछ नहीं तो उसका ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ना शुरू कर दिया। जी। जब इनको कहीं कहीं जीत मिल गई तो वहां पर ये ईवीएम मशीन को सही बताते थे और जहां पर ये हार जाते थे तो वहां पर ईवीएम मशीन को खराब बताते थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है। हम अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उसका तथ्यों के साथ लगाते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग को उसकी शिकायत करते हैं। तो हम जो कोई बात कह रहे हैं, हम उस तरीके से आरोप नहीं लगाते कि हम जीत गए तो हमारी ईवीएम मशीन ठीक है और हम अगर हार गए तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। तो ये कह देना कि कांग्रेस भी आरोप लगाती थी, कांग्रेस तो ईवीएम मशीन का भी आरोप लगाती थी, उसका ये जवाब दें कि भाई उस समय गलत थी तो आज सही कैसे हो गई। तो ये कांग्रेस की अलग स्थिति रही है। जहां तक उपचुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सबने एकजुट होकर, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना बहा है। जनता ने जिस प्रकार से मेवाड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है और मेवाड़ की जनता ये अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यहाँ पर चाहे विकास के कार्य हो और चाहे और कोई अन्य कार्य हो, बखूबी उन्होंने वहां पर किया है। आज अगर मेवाड़ के इतना जो डेवलपमेंट का जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वल्लभनगर में अगर उनकी ये देखा जाए तो अभी चुनाव के अलावा वो बताएं कि उन्होंने कितने वहां दौरे किए, उन्होंने कितने वहां पर ऐसे कौन से कांग्रेस ने विकास के काम किए कि जिसके आधार पर ये टिकट मांग रहे हैं। जब ये जा रहे हैं वोट मांगने तो वहां पर जनता कह रही है कि हमारे वल्लभनगर में आपने क्या क्या किया बताइए, आपने दरियावद में क्या क्या किया, इन 2.5 साल के दौरान क्या किया। ये सारी की सारी बातें हैं। उन बातों के आधार पर और जनता का जिस प्रकार से रुझान है उसके आधार पर हम ये दावा कर रहे हैं। और जो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है उसका भी हमने तथ्यों के साथ हमने उसकी शिकायत की है। अब ये बात एक अलग है, उसकी सुनवाई कितनी होती है, उस पर कार्यवाही क्या होती है, लेकिन हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं और उसके आधार पर ही हमने। मेरा एक कॉमन सवाल आप दोनों से, मुकेश पारिक जी आपसे भी और राजेंद्र मेघवाल आपसे भी। राजेंद्र जी ये बताइए, एक एक करके भले आप जवाब दे सकते हैं, क्या ये 2023 का सेमीफाइनल है? क्योंकि हार जीत से फिलहाल दोनों ही पार्टियों को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चुनाव परिणाम राजनीतिक मायने जरूर तय करेंगे। क्या आप दोनों इसको सेमीफाइनल मानते हैं? सबसे पहले राजेंद्र जी आप। आसिफ भाई, निश्चित रूप से हर चुनाव एक मतलब कसौटी होती है और उस पर खरा उतरना हर राजनीतिक दल का अपना दायित्व होता है। हम उस पर लगातार खरे उतरे। 2018 के हमारी सरकार बनने के बाद से लगातार हमने हर चुनाव के अंदर, और चूंकि सत्ता में रहते हुए जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसके लिए हम जनता की बातों को लगातार पूरी तरीके से उनके मुद्दों को पहुँच रहे हैं। तो उस वजह से हमारे को जो जनता लगातार जिता रही है उसका असर है कि हम इन चुनाव में भी जीतेंगे। और ये वास्तव में हमारी यही रफ्तार रही और हम 2013 में वापसी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम वापसी करेंगे और ये पूरे के पूरे हर चुनाव एक चुनौतीपूर्ण होता है और कसौटी होता है और हम जीत रहे हैं। बिल्कुल। पारिक जी, आप भी सेमीफाइनल मान रहे हैं? देखिए, ये मैं इसको कोई सेमीफाइनल या फाइनल तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसका दावा हम ही नहीं कर रहे,
कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस कई बार कहती है कि हमारे यहाँ एक नहीं 6 मुख्यमंत्री 2023 के चुनाव के लिए दावेदार है। तो कांग्रेस ये तो मान रही है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, लेकिन खाली ये नहीं मान रही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वो ठीक है। मुकेश जी, कांग्रेस क्या मान रही है? कांग्रेस में तो हाल ही में सीएम ने कहा शांति धारीवाल को कि अगली सरकार में आप ही जो है वो हमारे मंत्री होंगे। तो क्या मान रही है? बयान पलट दिया। मैं आपको अपडेट कर दूं, कल उन्होंने अपना बयान पलट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या नहीं बनूं, कांग्रेस के उसमें परिवर्तन आ गया है उनके पुराने जो बयान में और कल वाले बयान में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में निश्चित रूप से बनेगी। हमने हमारे जिस प्रकार से इसके हमारा जो क्राइटेरिया है, 2 तरीके से वो तय होता है। एक हमारा जिस प्रकार से कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर पन्ना प्रमुख से लेकर और ऊपर के विधानसभा स्तर तक जो हमारी रणनीति है, जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारा निरंतर लगातार जनता से जुड़ाव के साथ जारी रहता है, एक हमारा वो जारी है। साथ ही साथ जो कांग्रेस का जो शासन है, जिस प्रकार का कांग्रेस ने जो शासन दिया है, जिसमें बिजली की किल्लत किसानों के साथ, युवाओं के साथ, और जिस प्रकार से इसका नंगा नाच हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बिगड़ा है, सड़क पर हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, चेन स्नैचिंग, जिस तरीके से ये मामला खराब हुआ है राजस्थान में, उन सब को बात को लेकर ये तय है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में अच्छे बहुमत से बनेगी। अब ये तय कांग्रेस को करना है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन लगातार रहता है, इनकी कितनी सीटें उसमें बचती है, वो कांग्रेस तय करेगी। ठीक है, दोनों ही पार्टियों के जवाब जो है वो मुख्तलिफ तौर पर सामने आ गए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मिथिलेश जी ये भी है कि दोनों ही पार्टियां 2023 को लेकर भी दावा कर रही है, धरियावद और वल्लभनगर को लेकर भी दावा कर रही है। इन दोनों सीटों की बात करें तो बड़ी दिलचस्प सी बात यह है मिथिलेश जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? दोनों पार्टियों के मुद्दे क्या है वहां पर? देखिए आसिफ भाई, ये जो उपचुनाव होते हैं इनमें कोई मुद्दे नहीं होते हैं, इनमें तात्कालिक मुद्दे घड़े जाते हैं और उन तात्कालिक मुद्दों को भुनाकर जीत का जश्न मनाया जाता है। इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं होते। इसमें अगर प्रीति सक्तावत वल्लभनगर से चुनाव जीतती है तो एक और राजस्थान की राजनीति में शुरुआत हो जाएगी कि घूंघट की आड़ में अगर आप प्रचार करें तो भी चुनाव जीत सकते हैं। ये पहली मैं एक कैंडिडेट देख रहे हूं जिन्होंने घूंघट की आड़ को नहीं हटाया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार घूंघट का विरोध करते रहे, लेकिन नामांकन के दौरान और पिछली सभा में भी इन्होंने अपना घूंघट पूरे चुनाव में नहीं उठाया। जो एक सांस्कृतिक मर्यादा की बात भाजपा करती है उस पर यह उनको प्रहार करना होगा। लेकिन जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं, अब उन्हें कैसे आप भुनाते हैं। उपचुनाव की जो स्ट्रेटेजी होती है मतलब जी घूंघट का जिक्र किया आपने, महिलाओं तक अपील करेगा ये मुद्दा? देखिए ये घूंघट, वहाँ जो इलाका है वहाँ अभी एजुकेशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ परंपराएं जिंदा हैं। अगर ये घूंघट की आड़ में जो महिलाओं के गुहार की वहाँ 1,22,000 से अधिक महिला शक्ति है, जी बिल्कुल, वो 1,22,000 से महिला शक्ति में घूंघट की आड़ का कितना प्रभाव पड़ता है, या जो यंग चैप जो जनरेशन है वहाँ लेडीज वो इसे कितना अलाउ करती है, ये भी एक टेस्ट होगा। हालांकि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम 40% टिकट देंगे, लेकिन राजस्थान, यूपी के क्या पूरे हिंदुस्तान में उनका महिलाओं को बढ़ाने की बात कह रही हैं, लेकिन राजस्थान के मंत्रिमंडल को देख ले तो एकमात्र महिला है जो मंत्री है, राज्य मंत्री ममता भूपेश। तो हालात ऐसा नहीं है, बातें हम दोनों दल करते हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले भी खूब लंबी लंबी बातें करते हैं कि हम महिलाओं को ये करेंगे वो करेंगे। आप देख लीजिए संगठन में कितनी महिलाएं हैं बड़े पद पर, अभी आप देख लीजिए, क्या कभी पार्टी ने वसुंधरा जी को छोड़ दें तो किसी और महिला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? तो ये कई चीजें हैं, दोनों चीजें। महिलाओं के लिए बातें करना बहुत आसान होते हैं, महिलाओं को सच में पद देना, प्रधानपति नाम लेकर किसी बड़ी सभा में बोला जाता है कि प्रधानपति विराजमान है, यानी महिलाओं की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। तो ये नियम तो जो है वो राजेंद्र जी आप पर ज्यादा जल्दी लागू होना चाहिए, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय नेता कह रही हैं केंद्र में बैठी कि इस बार यूपी के चुनाव में 40% जो है वो महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। और एक पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% जो है वो टिकट दे देती। अगर उसकी तुलनात्मक जो है वो राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो क्या 40% के आसपास, 40 छोड़िए, क्या हम 20% के आसपास भी हैं?
अजय भाई, निश्चित रूप से मान के चलिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री दी, इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति दी, इस देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला दी, इस देश की पहली मुख्यमंत्री महिला राजस्थान की सीएम ऐसी देश की पहली महिला राज्यपाल दी। तमाम तरीके के कांग्रेस पार्टी के एक पूरा का पूरा इतिहास रचा, जिसमें सभी बड़े पदों पर महिलाओं की नियुक्ति देकर कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रचा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रियंका जी ने जो कहा कि 40% जो महिलाओं को टिकट देने की बात, तो आपने देखा होगा कि संविधान के 73 और 74वें संशोधन के द्वारा राजीव जी का जो सपना था महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, तो वही कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में ही दिया गया। तो आप देखिए, चाहे पंचायत राज संस्थानों की बात हो, चाहे स्थानीय निकायों की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की नुमाइंदगी को मतलब मुखरता से पेश किया है। इस बार भी हम कहते हैं कि आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी ये महिला आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा होगा और हम लगातार महिलाओं के आरक्षण की और इसकी पैरवी कर रहे हैं। और धैर्यवद और निश्चित रूप से क्या मुद्दा है, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा, तात्कालिक मुद्दे घड़े जाते हैं क्योंकि मुद्दा तो है ही नहीं आपके पास। वल्लभनगर में मुद्दा बना, वल्लभनगर में जिस तरीके से बहन प्रीति सख्तावत जी ने पूरी तरीके से महिलाओं को और वहां के क्षेत्र के मतदाताओं को जिस तरीके से आकर्षित किया, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का मतलब आधा समय खत्म हो चुका है, आधा समय बचा हुआ है जिसके अंदर मैं समर्पित भाव से कांग्रेस की सेवा करती रहूंगी। तो आप देखिए कि उन्होंने जिस तरीके की मार्मिक अपील की है और जनता के साथ जुड़कर लगातार क्षेत्र में विकास कार्य करने की बात की है, तो इस बात का असर पड़ेगा। और महिलाएं इस देश के अंदर किसी भी सूरत में कम नहीं है। आप देखेंगे सोनभद्र से लेकर हाथरस तक बहन प्रियंका जी ने जिस तरीके से मतलब वंचितों की आवाज उठाई है या पीड़ितों की जो आवाज उठाई है, उसका पूरा असर हुआ है। आपने देखा होगा अभी देश कुछ ही दिन पहले हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर आया था, जिसमें हम अपने पड़ोसी जो देश है उनसे भी पीछे पिछड़ गए हैं। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी लगातार बांग्लादेश से भी पिछड़ रही है, तो ये तमाम मुद्दे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन जहां पर जो स्थिति है, 11 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगी है पूरे देश के अंदर, तो इसका मतलब वैक्सीनेशन की सप्लाई कम पड़ी है, तभी तो डोज नहीं लगी। अगर डोज डिस्पेंसरी में मौजूद होगी तो कोई भी आदमी जाके लगा सकता है। चूंकि जो प्रमाण पत्र जारी हो रहा है वो प्रधानमंत्री के फोटो के साथ जारी हो रहा है, तो वो सारी की सारी तमाम जो कमियां हैं वो सरकार को, केंद्र सरकार को स्वीकार करनी पड़ेगी। भले ही जो कुछ कह रहे हैं राजेंद्र जी, ये मुद्दे भले ही राष्ट्रीय हों, लेकिन इन दोनों उपचुनाव में ये मुद्दे काम करेंगे, क्योंकि आज वो भले विधानसभा के चुनाव के लिए वोट दे रहे हैं धैर्यवद और वल्लभनगर में, लेकिन यही लोग सांसद भी तो चुनते हैं। देखिए, वैसे राजेंद्र जी बहुत समझदार नेता है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जो उन्होंने वैक्सीनेशन की बात कही। आज पूरी दुनिया भारत की वैक्सीनेशन की तारीफ कर रही है। रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। सिर्फ 29 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगी है पारिक जी, सिर्फ 29 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगी है। सिर्फ 29 करोड़ 21% आबादी को दोनों डोज लगी है। पारिक जी, अपना ऐसा पीठ मत थपथपाइए। 100 करोड़ डोज 100 करोड़ लोगों को नहीं लगी है। गलत बात मत कीजिए। आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, तो आप तथ्य के साथ और आंकड़ों के साथ बोलिए। राजस्थान वैक्सीनेशन में प्रथम रहा है। राजस्थान में वैक्सीनेशन, अरे भाई, राजस्थान को अगर समय पे वैक्सीन नहीं दोगे तो राजस्थान तो अब भी आ सकता है। आपने वैक्सीन ही नहीं दी, भेदभाव किया आपने राजस्थान के साथ में। और वैक्सीन हिंदुस्तान दुनिया का वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती है। ये मोदी जी के आने से पहले तय हो चुका था। आने वाली नहीं है। आप अपना भ्रम नहीं फैलाएं। वैक्सीनेशन की आपको तारीफ करनी चाहिए। कम से कम आप राष्ट्रीय मुद्दों पर। अरे भाई, 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन हुआ है दोनों डोज, तो क्या तारीफ करें। 21% आबादी को, कम से कम 80% आबादी को वैक्सीनेट करोगे तब आपकी तारीफ करेंगे। हम इस चैनल पे भी तारीफ करेंगे। नहीं करते हैं, लेकिन आप जो हमारे मेडिकल में जिन्होंने इतनी सेवा और श्रम किया है, जिनकी मेहनत का परिणाम है वैज्ञानिकों का। अरे मेहनत आपने एडवांस दिया नहीं, वैक्सीन कंपनीज को एडवांस दिया नहीं, तो वैक्सीन बनी नहीं। आप इस चीज को स्वीकार कीजिए ना। आपने जो कमियां रखी है, आपने जनवरी के अंदर घोषणा कर दी थी कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। दूसरी लहर आई और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आपको इस बात का पता है क्या? देखिए ना, देश के अंदर जो ऑक्सीजन के अंदर लोगों ने दम तोड़ा है अस्पताल के अंदर। बनारस का आपको पता है, बनारस के अंदर गंगा के किनारे लाशों का ढेर लग गया था। आपको पता होना चाहिए इस बात का। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की वैक्सीन है, तो ये बड़ा ठीक है। राजेंद्र जी, अगर हम एक एक करके सबके सवालों के जवाब लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुकेश जी, आप अपना जवाब पूरा करें, फिर मिथिलेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी की आवाज भी शायद कट रही है, फिर से कोशिश करते हैं। मुकेश जी, आप
आपसे बात करने की। मिथिलेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बार बार इन दोनों उपचुनाव को लेकर जब हम लोकल मुद्दों पर जाने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा लोकल मुद्दे जो है वो धरियावद और वल्लभनगर में निकलकर सामने आ नहीं रहे। कांग्रेस से बात करते हैं तो वो तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को गिनाने जो है वो यहाँ पर बैठी है, और बीजेपी उन राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जो है वो बात कर रही है। अब सवाल ये मिथिलेश जी कि वो दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर एमएलए चुने जाने हैं, वहीं के लोग सांसद के लिए भी वोट करेंगे आने वाले समय के अंदर, तो स्थानीय मुद्दों की बजाय ये राष्ट्रीय मुद्दे कितने हावी रहने वाले, क्या वाकई इनको लेकर जो है बहुत नतीजे प्रभावित होंगे इन दोनों सीटों के ऊपर, क्योंकि मुद्दे तो हैं। देखिए आसिफ भाई, इसमें एक सीधी सी बात है कि जिस चीज से डायरेक्ट बेनिफिट किसी व्यक्ति को मिलता है वो ही मुद्दा होता है। आज महंगाई का मुद्दा भले भाजपा और कांग्रेस ना माने कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और उसका इम्पैक्ट इन वोटों में आएगा। किसान आंदोलन को भले हम नकार दें, लेकिन किसान परेशान है, वो मान रहा है। जो डीएपी खाद उसे नहीं मिल रहा है बुआई के टाइम, इससे किसान परेशान है। तमाम जो बातें हैं वो, भ्रष्टाचार एक बहुत अहम मुद्दा है। गाँव में आज भी आए दिन आप देखते हैं पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, एएसआई रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। तो ये मुद्दे हैं, जनता परेशान है। जनता को 70 साल बाद भी, चाहे कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकार रही, वो गांधी जी का सपना पूरा नहीं हुआ जो गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर वल्लभनगर के गांव में एक जगह मैं गया किसी के साथ, तो वहां की माता ने एक ने कहा कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल इसलिए नहीं भेजती कि दूर तक जाना पड़ता है और रास्ते में कोई जानवर उठा के ले जाएगा। यानी इस देश के हालात ये है कि हमने आज तक उन पहाड़ी इलाकों में चल स्कूलें स्थापित नहीं की। करोड़ों करोड़ों रुपए की हमने शिक्षा की योजनाएं, चाहे भाजपा की सरकार रही चाहे कांग्रेस की रही, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो उनका दर्द है उसे हम जुबां पे लाएं ना लाएं दूसरी बात है। दूसरा एक बहुत बड़ी पीड़ा है पीडीएस सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। दुनिया का सबसे भ्रष्ट करप्ट सिस्टम भारत का है। चाहे कितनी 70 साल में आज तक हम उसे सुधार नहीं पाए। अब जरूर उसमें पोस्ट ला रहे हैं तो नकली अंगूठे बन गए। ऐसा ही एजुकेशन का सिस्टम है, तमाम बीएड कॉलेजों में नकली अटेंडेंस हो रही है। तो क्या नहीं हो रहा? हम ये जब मुद्दे कब उठते हैं, जब स्थानीय चुनाव होते हैं, एक दो मुद्दे होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जब होते हैं, एमपी का चुनाव बिल्कुल डिफर होता है। एमपी का चुनाव में ये मुद्दे काम नहीं करते। एमपी के चुनाव में राष्ट्र की नीतियां क्या है, देश को कौन लीडरशिप दे सकता है, देश में कौन मजबूत नेता है, देश का विकास किसने किया, ये तमाम चीजें। आज एक दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान में महंगाई किसी मांग और सप्लाई में अंतर के कारण नहीं है, किसी लागत बढ़ने के कारण नहीं है। भारत में महंगाई है टैक्सेशन बढ़ने के कारण। इतने कर रोप दिए हैं कि जनता महंगाई से त्रस्त है, कोई कारण नहीं है। यानी पैंडेमिक सीजन के बाद में कंपनियों ने अपना मार्जिन प्रॉफिट बढ़ा दिया, उस पर रोक लगाने के लिए न केंद्र सरकार काम कर रही है न राज्य सरकार काम कर रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं। ठीक है मिथिलेश जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में अंतिम टिप्पणी लेने के लिए। दोनों मेहमानों के पास एक बार फिर चलते हैं, समय की कमी है। मुकेश पारिक जी, आज जैसा कि डिस्कशन चल रहा है पिछले लगभग 1 घंटे से, मुद्दे स्थानीय की बजाय राष्ट्रीय हावी रहने वाले दोनों सीटों पर, संक्षेप में। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों में देश का मान और स्वाभिमान बढ़ा है जी। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कोविड की जो महामारी थी, जिसकी लड़ाई थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने बखूबी से निभाया है। हमारे देश के जिस प्रकार से मेडिकल स्टाफ ने, वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से इस टीके का निर्माण किया, पूरे विश्व में हमारी साख बढ़ी है, हमारा गौरव बढ़ा है। ठीक है, और हमारे देश में राजेंद्र जी, आप ग्लास को आधा खाली क्यों देख रहे हैं? आप ग्लास को आधा भरा हुआ देखिए ना। आप ये देखिए कि अगर कुछ करोड़ लोगों को टीका नहीं लगा है, तो जहां पर 130-140 करोड़ देश की आबादी है, वहां 100 करोड़ लोगों को टीका लगना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आसिफ भाई देखिए, 100 करोड़ लोगों को टीका नहीं लगा, 100 डोज लगे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, इस केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि दिसंबर तक हम पूरी 80% टीका योग्य आबादी को टीका लगा देंगे। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि सिर्फ 21% आबादी को दोनों टीके लगे हैं। तो टीकाकरण में हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ने लगातार इन चीजों का, ये मतलब प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में इस टीका कंपनियों को इन्होंने एडवांस नहीं दिए, जिससे टीके की प्रोडक्शन नहीं हुई। और उस वक्त भी इन्होंने जनवरी के अंदर 6.5 करोड़ टीके विदेशों में भेज दिए। हिंदुस्तान टीका बनाने की पूरे वर्ल्ड के अंदर फैक्ट्री है। सबसे ज्यादा टीके हिंदुस्तान में बनते हैं, 70% वैक्सीनेशन इंडिया में बनती है। मिथिलेश जी, बात घूम फिर के वहीं पे आ रही है। मैं अंतिम टिप्पणी मिथिलेश जी आपसे, क्लोजिंग रिमार्क जो है मिथिलेश जी, बार बार चर्चा यही चल रही है, घूम फिर कर वहीं पर आ रही है। हालांकि जैसा कि हमने चर्चा में पहले भी कहा कि इन दोनों चुनाव के जीतने या हारने से दोनों ही पार्टियों को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सरकार चल रही है वो, अगर ये दोनों सीटें जीत भी जाती है
तो सिर्फ उनकी संख्या बढ़ेगी विधायकों की, और जो पार्टी विपक्ष में है वो इससे सरकार में आने वाली है नहीं। अब दोनों ही पार्टियों के अंदर आपने ये भी कहा कि स्थानीय मुद्दों को घड़ा गया, बार बार राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो रहे हैं, लेकिन वो चेहरे बहुत संक्षेप में जो इन चुनाव के अंदर दोनों ही पार्टियों से राष्ट्रीय पटल पर या राज्य स्तर पर उभर कर सामने आने वाले हैं। देखिए, अगर वल्लभनगर में कांग्रेस जीतती है तो निश्चित रूप से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कद बढ़ेगा, धर्मेंद्र राठौड़ उनका कद बढ़ेगा। इधर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ इनका कद बढ़ेगा, अर्जुन मेघवाल का कद बढ़ेगा और सांसद दिया कुमारी और सांसद सीपी जोशी का कद बढ़ेगा। जो मेवाड़ की धरा जो कहा जाता है कि केसरिया के साथ रहती है हमेशा मेवाड़, अगर मेवाड़ में वल्लभनगर में चुनाव हारती है भाजपा तो ये भाजपा का जो केसरिया एक्सपेरिमेंट है उस पर विराम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल उपचुनाव दोनों सीटों पर जारी है, मतदान प्रतिशत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, बहुत जल्द चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे और देखते हैं कि ये दोनों सीटें किसके खाते में जाती हैं। आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।